Hello students, I Muhammad Bilal Bhatti, physics teacher, welcome you all to another informative lecture of motion and force. Surely this lecture will rectify and revamp your knowledge about the subject. Our today's topic is velocity. So let's start. Students, velocity के जो लर्निंग आउटकम हमारे टेक्स्ट बुक के मुताबिक दिए गए हैं उनमें तीन चीज़ें हमने वेलोसिटी के हवाले से सीखनी है। नंबर 1 वेलोसिटी, नंबर 2 एवरेज वेलोसिटी एंड नंबर 3 इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो सबसे पहले हम वेलोसिटी से शुरुआत करते हैं। बड़ा आसान सा तरीका है वेलोसिटी को समझने का रियल लाइफ की एग्जांपल से। इससे पहले हमने डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में सीखा था और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझते हुए ही मैंने स्पीड और वेलोसिटी के बारे में एक एमसीक्यू भी करवा दिया था कि वेलोसिटी इज़ ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू स्पीड। तो अब हम सीखने वाले हैं कि वेलोसिटी और स्पीड होती क्या है। असल में हमारा टॉपिक वेलोसिटी है, लेकिन वेलोसिटी को सीखते हुए हमें स्पीड को भी सीखना है, चाहे वो लर्निंग आउटकम में नहीं है, लेकिन एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जिनमें स्पीड और वेलोसिटी के बारे में बात की गई है। तो आइए पहले स्पीड को समझते हैं। तो जब भी एक कोई बॉडी मूव करती है, जैसे आप एग्जांपल लें कि कोई कार मोटरवे पर मूव कर रही है और कहा जाता है जी कि आपकी गाड़ी 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है और गाड़ी ने 400 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना हो, तो कॉमन सेंस से बात समझ आ जाती है कि 400 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है और गाड़ी मूव कर रही है 100 किलोमीटर पर आवर से। 100 किलोमीटर पर आवर का मतलब कि कार हर घंटे में 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है। इसका मतलब 4 आवर्स में 400 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर हो जाएगा। तो ये एग्जाम्पल सुनकर हमें समझ आता है कि हमें जब ये जो मैंने बोला कि 100 किलोमीटर पर आवर, असल में ये स्पीड है। तो इसका मतलब अगर हमें स्पीड पता चल जाए तो हमें ये समझ आती है कि यूनिट टाइम के अंदर या उस टाइम में जो कि न्यूमेरिकल वैल्यू में आ रहा है, बॉडी कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो इसका मतलब जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को स्टडी किया था, अगर उसको रिलेटिव टू टाइम देख लिया जाए तो वही स्पीड और वेलोसिटी बन जाती है। मैं दोबारा बोलता हूँ, अगर ये कह दिया जाए कि एक बॉडी की स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है, तो इसका मतलब वो बॉडी एक घंटे में 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगी। अगर ये कह दिया जाए कि अगर एक बॉडी की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, तो इसका मतलब हर सेकंड में वो 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी। आप गौर करें, मैंने जो 2 एग्जांपल्स दी हैं, इनमें जब मैंने स्पीड की बात की है तो मैंने डिस्टेंस की बात की है, और जब मैंने वेलोसिटी की बात की है तो मैंने डिस्प्लेसमेंट की बात की है। तो ये असल में ये पिछले लेक्चर के साथ लिंक करते हुए बात है, जहाँ से प्रूव हुआ कि जो स्पीड है वो स्केलर क्वांटिटी है और जो वेलोसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी है, और अभी ये आगे चल के मज़ीद समझने को मिलेगा। तो आइए प्रॉपर वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं कि अगर कोई बॉडी टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर करे टाइम t में, इफ़ d इज़ द टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन टाइम t, then its average velocity during the interval t is defined as। तो बच्चों टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कर दें तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी आ जाती है। यहाँ पर एक कॉन्सेप्चुअल बात ये है कि जो एवरेज वेलोसिटी है, इसमें जो d है ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस नहीं है। और अगली प्रिसाइज बात ये है कि यहाँ पर ये d टोटल डिस्प्लेसमेंट है और t टोटल टाइम टेकन है। मतलब अगर कोई बॉडी मूव कर रही है और उसने पहले घंटे में एक ख़ास डिस्प्लेसमेंट कवर किया, पहले घंटे में वो डिस्प्लेसमेंट कवर करने के बाद बॉडी रुक गई, मतलब और एक घंटा वो रुकी रही, उसने वेट किया और उसके बाद मज़ीद उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, और मान लें ये सब कुछ स्ट्रेट लाइन में हो रहा है। स्ट्रेट लाइन की एग्जांपल देने में ये फ़ायदा होगा कि हमें फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल होता है। तो मान लें एक सिंपल सी एग्जांपल कि एक बॉडी ने एक घंटे में एक ख़ास डिस्टेंस कवर किया या डिस्प्लेसमेंट कवर किया, और
वो डिस्प्लेसमेंट कवर करने के बाद बॉडी स्टॉप कर गई और 1 घंटा स्टॉप रही और उसके बाद दोबारा उसने मूवमेंट शुरू की अगले घंटे में और मजीद डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो वो जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा उसको मैं डिवाइड करूंगा टोटल टाइम टेकन पर, जिसमें जब बॉडी ने स्टे किया था वो भी टाइम शामिल है। तो कॉन्सेप्चुअल पॉइंट यहां पर जो टी टाइम है ये टोटल टाइम टेकन है फ्रॉम स्टार्ट ऑफ मोशन टू एंड ऑफ मोशन। तो एवरेज वेलोसिटी को जो डेफिनेशन है उसके मुताबिक जो मैथमेटिकल फार्मूला बनता है वो है d/t, जिसमें d टोटल डिस्प्लेसमेंट और t टाइम टेकन है, टोटल टाइम टेकन। और अभी बात हुई है कि अगर हम वेलोसिटी को इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट देखते हैं तो इसका मतलब वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है और इसके जो SI यूनिट हैं वो मीटर पर सेकंड हैं। हालांकि एवरीडे लाइफ में हम वेलोसिटी को किलोमीटर पर आवर में भी मेजर करते हैं, लेकिन SI यूनिट डिस्प्लेसमेंट के मीटर हैं और टाइम के सेकंड हैं, तो SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी आर मीटर पर सेकंड। आप किलोमीटर पर आवर कह सकते हैं लेकिन वो सिस्टम इंटरनेशनल के यूनिट नहीं होंगे। तो एक और एग्जांपल देख लें, अगर ये कह दिया जाए कि एक बॉडी ईस्ट की तरफ मूव कर रही है और उसने 100 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर किया और उसको 5 आवर लगे, तो अगर मुझे कहा जाए कि जी इसका एवरेज वेलोसिटी निकालिए, तो तरीकाकार ये होगा कि उस 100 को डिवाइड कर दूंगा 5 पर, तो जो वेलोसिटी है वो किलोमीटर पर आवर में आ जाएगी। और अगर उसको कन्वर्ट करना हो मीटर पर सेकंड में तो छोटी सी कन्वर्जन का तरीका होता है जो हमने चैप्टर नंबर 1 में सीखा हुआ है। किलो की जगह एक्सपोनेंट 3 लिख देंगे और आर की जगह 3600 सेकंड सोल्व करें तो वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में आ जाती है। ये स्टूडेंट्स, अगर बात हो स्पीड की तो फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि जहाँ पर हमने एवरेज वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट देखी है, अगर स्पीड की बात करेंगे तो वहाँ डिस्प्लेसमेंट नहीं, सिर्फ डिस्टेंस की बात हो जाएगी। मतलब एवरेज स्पीड होगी टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, तो इसको स्पीड बोलते हैं। अगर वेलोसिटी और स्पीड का डिफरेंस देखा जाए तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस याद रखिएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड स्पीड। सिंपल सा दोबारा कॉन्सेप्ट बोल देता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड स्पीड। यानी वेलोसिटी में दो चीजें होती हैं, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। तो जो वेक्टर क्वांटिटी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है उसको स्पीड कहते हैं, और जो डायरेक्शन है अगर डायरेक्शन भी साथ शामिल कर लें तो इसको वेलोसिटी बोल देते हैं। तो इसका मतलब वेलोसिटी कंटेन्स 2 पैरामीटर्स, स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन। सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज स्पीड। अच्छा, इसके बाद डियर स्टूडेंट्स एक इंटरेस्टिंग सीखने वाली बात यह है कि जो एवरेज वेलोसिटी है ये हमें 2 पॉइंट्स के दरमियान ये इंफॉर्मेशन नहीं देती कि बॉडी का जो पाथ है वो स्ट्रेट है या कर्व है, और हमें एवरेज वेलोसिटी ये भी नहीं बताती कि जो मोशन है वो स्टेडी है या वेरिएबल है। तो ये 2 इंफॉर्मेशन हमें मिलती हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से। एवरेज वेलोसिटी हमें ये कैसे इंफॉर्मेशन नहीं देती, इसकी शानदार एग्जांपल टेक्स्ट बुक में मौजूद है कि मान लें कि एक स्कॉश बॉल है और स्कॉश गेम आपने देखी हो, बॉल दीवार से टकराता है, फिर दोबारा आके रैकेट से टकराता है, फिर दीवार से टकराता है, फिर रैकेट से टकराता है। तो अगर हम उस स्कॉश बॉल की का टोटल डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करें, क्योंकि अगर स्कॉश बॉल सामने दीवार से जाकर टकरा रहा है तो मान लें उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया 100 मीटर, फिर वापस आ रहा है तो -100, फिर 100, फिर -100, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। तो इसका मतलब एवरेज वेलोसिटी भी होगी 0। तो इसका मतलब अगर हम एक स्कॉश बॉल की एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करें, चाहे 2 घंटे वो स्कॉश बॉल मूव करता रहा है, लेकिन उसकी एवरेज वेलोसिटी 0 आएगी। हालांकि आप गौर करें, स्कॉश बॉल तो कंटिन्यूसली मूव कर रहा है लेकिन उसकी एवरेज वेलोसिटी 0 आ रही है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, क्योंकि डेफिनेशन के मुताबिक टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो अगर एवरेज वेलोसिटी 0 आ रही है तो इसका मतलब हमें एवरेज वेलोसिटी को ज़्यादा इंफॉर्मेशन ही प्रोवाइड नहीं कर रही। स्कॉश बॉल मूव करता जा रहा है लेकिन उसकी एवरेज वेलोसिटी का जवाब आ रहा है 0। तो यहाँ पर हमें ज़रूरत पेश आती है कि हम एवरेज वेलोसिटी के बजाय उसकी किसी लम्हे पर वेलोसिटी को सर्च आउट करें या उसको एवेलुएट करें, और उसी को कहा जाता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो आइए स्टूडेंट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में सीखते हैं। एक तो नाम से जाहिर है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट, लेकिन इसको प्रिसाइज मेजर करने के लिए, मैथमेटिकल फॉर्म बनाने के लिए
आइए हम इसको एक्स वाई प्लेन के अंदर समझने की कोशिश करते हैं। मान लें कि ये एक्स वाई प्लेन है कि जिसमें एक पार्टिकल इस पाथ ए बी सी पर मूव कर रहा है, और मैं ये सपोज कर लेता हूं कि जब टाइम टी गुजरा तो पार्टिकल उस वक्त पॉइंट ए पर था। तो ये वो पॉइंट है जब पार्टिकल ए पर मौजूद था, पॉइंट ए, जब मैंने देखा स्टॉप वॉच पर टाइम टी गुजरा। यहां पर आप जरा एक एग्जांपल से ये बात समझ लें। इसका मतलब ये कि कोई भी बॉडी या पार्टिकल पीछे से मूव करता हुआ आ रहा है, मतलब जब स्टॉप वॉच स्टार्ट की तो पार्टिकल मूव करना शुरू हुआ, वो पीछे से मूव करता हुआ आ रहा था, और जब वो पॉइंट ए पर पहुंचा तो मैंने देखा कि स्टॉप वॉच के ऊपर 5 सेकंड हुए थे। अब वो मजीद आगे चलता जा रहा है। यहां पर हमने एक और बात सपोज की हुई है कि वो बॉडी स्टेडीली मूव कर रही है। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी इन अंडरस्टैंडिंग, अब मैं ये सपोज कर लेता हूं कि बॉडी स्टेडीली मूव कर रही है। वो पीछे से मैंने स्टॉप वॉच स्टार्ट की, बॉडी मूव करती हुई आ रही है। जब पार्टिकल या बॉडी पॉइंट ए पर पहुंचती है तो मैंने स्टॉप वॉच पर देखा तो उस वक्त टाइम टी हुआ, यानी आप मान लें 5 सेकंड हुए, और पार्टिकल को ए से बी तक आने में मैंने देखा स्टॉप वॉच पर 15 सेकंड्स हो गए। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए ए से बी तक आने में पार्टिकल को कितना टाइम लगा, तो बड़ी आसान सी बात है, यकीनन आप जवाब देंगे कि सर 10 सेकंड लगे। फिर सुन लीजिए, बॉडी पीछे से मूव करती हुई आ रही थी, मैंने स्टॉप वॉच पर देखा, जब स्टॉप वॉच पर 5 सेकंड हुए पार्टिकल ए पर था या बॉडी ए पर थी। जब स्टॉप वॉच के ऊपर 15 सेकंड हुए तो देखा पार्टिकल बी पर पहुंच गया। इसका मतलब ए से बी तक आने में जो टाइम लगा वो 10 सेकंड है। आइए जनरली स्पीकिंग मैं इस टाइम को डेल्टा टी टाइम बोल देता हूं कि ए से बी तक आने में जो टाइम लग रहा है वो टाइम डेल्टा टी है। अब डियर स्टूडेंट्स, यहां पर बड़ी इंटरेस्टिंग सीखने वाली बात आ गई। अगर ए से बी तक आने में 10 सेकंड लगे हैं, मतलब 10 सेकंड लगे पार्टिकल ए से बी तक पहुंच गया, तो जब 9 सेकंड गुजरे होंगे तो पार्टिकल बी पर नहीं होगा, थोड़ा पीछे होगा। जब 5 सेकंड गुजरे होंगे तो पार्टिकल यहां पर होगा मिड में, क्योंकि स्टेडी मोशन थी। जब 4 सेकंड गुजरे होंगे तो पार्टिकल यहां होगा, 2 सेकंड पर यहां होगा, 1 सेकंड पर यहां होगा। इसका मतलब आप देखिए, जैसे जैसे मैं टाइम डेल्टा टी को, जो कि 10 सेकंड थे, जैसे जैसे ये टाइम डेल्टा टी को मैं 0 को अप्रोच करवा रहा हूं, ये पॉइंट बी ए की तरफ अप्रोच कर रहा है। मतलब एज डेल्टा टी अप्रोचेज 0, पॉइंट बी अप्रोचेज पॉइंट ए। अब डेल्टा टी टाइम अप्रोची 0 का मतलब कि जब टाइम 1 सेकंड गुजरा होगा तो पॉइंट बी ए के बिल्कुल करीब होगा। जब 0.5 सेकंड गुजरे होंगे पॉइंट बी और करीब होगा। जब 0.0000001 सेकंड गुजरेंगे तो पॉइंट बी ए के बिल्कुल करीब आ जाएगा। तो जैसे जैसे डेल्टा टी को 0 को अप्रोच करवाएं, पॉइंट बी ए को अप्रोच करता है। जब ये इंतहाई क्लोज हो जाते हैं उस वक्त जो डिस्प्लेसमेंट होता है और उस वक्त जो डेल्टा टी टाइम होता है, इनकी रेशो को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। और ये डेल्टा टी बहुत कम करने पर, अप्रोची 0 करने पर, नॉट इक्वल टू 0, जो वैल्यू आती है इस रेशो की डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी, इसको लिमिटिंग वैल्यू कहा जाता है। तो अगर मैं इस पॉइंट ए और बी का पोजीशन वेक्टर भी दिखा दूं और ये जो डेल्टा डी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा जब पॉइंट बी और ए बहुत क्लोज हो जाएंगे, उसको डेल्टा डी दिखा दूं, तो बाय मैथमेटिकल फार्मूला इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज डिफाइंड एज लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी एज टाइम इंटरवल डेल्टा टी अप्रोचेस 0 फॉलोइंग टाइम टी। तो स्टूडेंट्स ये भी पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, फॉलोइंग टाइम टी, इसको आप अंडरस्टैंड करें। देखें पिछली डायग्राम में मैंने जब ये शो किया था कि पॉइंट ए के ऊपर टाइम टी है, तो इसका मतलब जब ये पॉइंट बी ए को अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब है वो पॉइंट ए को अप्रोच करने का मतलब वो ए पर जो टाइम था उसको फॉलो कर रहा है, और ए पर तो टाइम टी था। तो ये वो बात है जो आगे डेफिनेशन में लिखी हुई है, फॉलोइंग टाइम टी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो मैथमेटिकल फॉर्म है उसको इस तरह लिखा जाता है कि वी आई एन एस सबस्क्रिप्ट में वेक्टर क्वांटिटी है इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोची 0 डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी। यहाँ पर इंटरेस्टिंग एक और बात सीखने वाली कि ये पूरा मेथड हमें असल में पॉइंट ए पर वेलोसिटी को कैलकुलेट कर देता है, और यही हमने स्टार्ट में बोला था कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट और एट एनी पॉइंट।
तो ये जो पूरा मेथड है ये इस तरीके से हमें पॉइंट ए पर वेलोसिटी प्रोवाइड करता है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और उसकी डायरेक्शन भी। बिल्कुल इसी तरह अगर हमें पॉइंट बी पर वेलोसिटी चाहिए तो बी से सी तक के इंटरवल के लिए एग्जैक्टली यही मेथड यूटिलाइज कर हम पॉइंट बी पर भी वेलोसिटी को इवेलुएट कर सकते हैं। यहाँ पर एक और क्वेश्चन आपके ज़हन में आना चाहिए कि सर आपने मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी तो बता दिया, लेकिन यहाँ पर डायरेक्शन क्या होगी? तो वेरी इंटरेस्टिंग सिंपल सी बात एमसीक्यू की शक्ल में भी पूछी जाती है। समझ लें कि मेमोरी बेस एमसीक्यू है कि किसी भी पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन उस पॉइंट पर अलोंग टेंजेंट होती है। और आपको पता होगा मैथमेटिक्स में टेंजेंट ऐसी लाइन को बोलते हैं जो किसी भी कर्व को टच करे लेकिन इंटरसेक्ट ना करे। मतलब अगर कोई पार्टिकल इस पाथ पे मूव कर रहा है और मुझे इस पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन देखनी है तो ये होगी टेंजेंट लाइन और यही होगी डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो की पॉइंट याद रख लें कि जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है इट इज अलोंग टेंजेंट एट एनी पॉइंट, इट इज अलोंग टेंजेंट एट एनी पॉइंट। अच्छा, अभी और भी कुछ सीखने वाली चीज़ें हैं। अभी 100% इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को क्लिक नहीं कर पाता स्टूडेंट, यहाँ तक सीखने के बावजूद। अभी आप साथ जुड़े रहिएगा, तो अगली 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के हवाले से, जिसमें ये देखें बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर स्टूडेंट्स में कंफ्यूजन पैदा होती है। वो सोचते हैं कि सर इसका मतलब डेल्टा टी तो बहुत छोटी वैल्यू होगी और कॉरेस्पॉन्डिंग जो डेल्टा डी है वो भी बहुत छोटी वैल्यू होगी, इसका मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो बड़ी छोटी वैल्यू होगी। तो इसका जवाब है ये ज़रूरी नहीं है। इसकी रीज़न ये है कि डेल्टा डी और डेल्टा टी जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये असल में इन दोनों वैल्यूज़ छोटी वैल्यूज़ की रेशो है। तो रेशो होने से ज़रूरी नहीं कि जवाब छोटा है। आप इसको ऐसे अंडरस्टैंड करें कि आप 100 को 50 पे डिवाइड करें जवाब होता है 2, आप 50 को 25 पे डिवाइड करें जवाब आता है फिर 2, आप 4 को 2 पे डिवाइड करें जवाब आता है 2, आप 0.0000100 जीरोस लगा के 4 लिखें और 0.0000100 जीरोस लगा के 2 लिखें तो रेशो होगी 2, जो कि बहुत बड़ी है। तो इसका मतलब नो डाउट कि डेल्टा डी और डेल्टा टी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की कैलकुलेशन में बहुत छोटी वैल्यूज़ हैं, लेकिन ये नेसेसरी नहीं है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी छोटी वैल्यू हो, वो बड़ी वैल्यू भी हो सकती है। मतलब वो कुछ भी हो सकता है जो कि एग्जैक्ट वहाँ पर कैलकुलेशन होगी वेलोसिटी की, ये वही वैल्यू होगी। तो यही लिखा हुआ है जी, ऑल्दो डेल्टा टी एंड डेल्टा डी बिकम एक्सट्रीमली स्मॉल इन दिस प्रोसेस येट देयर रेशियो इज नॉट नेसेसरीली अ स्मॉल क्वांटिटी। इसके बाद इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के ज़रिए हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी को डिफाइन कर लेते हैं कि अगर किसी पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नहीं बदल रही, मतलब ना वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदल रहा है ना डायरेक्शन बदल रही है, इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो दिस इज सिंपल डेफिनेशन ऑफ ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कि इफ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डजंट चेंज द बॉडी इज सेट टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करती है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम तो इसका और एक सर्टेन डायरेक्शन में डायरेक्शन भी ना बदले तो इसका मतलब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जब भी कोई बॉडी मूव करती है तो उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी वो उसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के इक्वल होती है। ये बात बड़ी सिंपल है। यहाँ पर एवरेज के हवाले से आप कॉन्सेप्ट को समझ लें। अगर कभी भी कोई कांस्टेंट वैल्यू हो तो उसका एवरेज भी वही होता है। जैसे क्लास में 3 स्टूडेंट्स हैं, तीनों के पास 100 रुपीज़ हैं तो एवरेज भी 100 होगा। मतलब 100 + 100 + 100 अपॉन 3 तो जवाब भी आएगा 100। तो इसका मतलब अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे तो उसकी एवरेज वेलोसिटी भी वही होती है। तो एक एमसीक्यू के लिए ये एक की पॉइंट मैंने आपसे शेयर किया है। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट वेलोसिटी। एक असाइनमेंट आपकी खिदमत में इसके बाद मैं रखता हूँ, जो कि मैंने अभी वेलोसिटी को समझाते हुए भी आपको ये कॉन्सेप्ट पेश कर दिया था। मैं ज़रा सा इसका हिंट भी आपको दे दूँगा, लेकिन करनी ये आपने, सॉल्व ये आपने करनी है। अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि हर वो क्वेश्चन अच्छा होता है जिसमें कुछ सीखने को मिलता है। और फिज़िक्स में
याद रखिएगा, बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम सॉल्विंग में से समझ आती हैं। मतलब आप थ्योरी सीख लें और समझें कि आपने पूरा फिजिक्स का कॉन्सेप्ट सीख लिया, कभी भी नहीं हो सकता जब तक आप उसके कॉरेस्पॉन्डिंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम या कोई क्वेश्चन ना सॉल्व कर लें, कोई पजल, कोई क्विज ना सॉल्व करें, तब तक आप मुकम्मल नहीं सीख पाते। अभी मैंने वेलोसिटी को समझाते हुए भी इस क्वेश्चन के कॉरेस्पॉन्डिंग एक कॉन्सेप्ट आपको दिया था, मैं अभी रिपीट भी करूंगा। अगर आपने लेक्चर गौर से सुना होगा तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल तंग नहीं करने वाला, और ये बल्कि आपको सॉल्व करके आपका बड़ा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा कि हमने ठीक सीखा है। तो असाइनमेंट में पढ़ता हूँ स्टूडेंट्स, अ वुमन रन्स 2 किलोमीटर फ्रॉम एक्स टू वाई, जैसा कि डायग्राम में नजर आ रहा है, इन 20 मिनट्स एंड देन रेस्ट एट वाई फॉर 10 मिनट्स। ये जो रेस्ट वाला कॉन्सेप्ट आ गया, ये मैंने पढ़ाते हुए समझाते हुए भी आपको बताया था। उसके बाद स्टेटमेंट में आ रहा है, शी देन टेक्स 10 मिनट्स टू रन 1.6 किलोमीटर फ्रॉम वाई टू जेड। और क्वेश्चन शुरू होता है, व्हाट इज द साइज ऑफ हर एवरेज वेलोसिटी फॉर द जर्नी फ्रॉम एक्स टू जेड। तो हमारे जो लर्निंग आउटकम्स हैं उनमें एवरेज स्पीड नहीं है। अगर एवरेज स्पीड होते तो यहां पर क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता था कि एवरेज स्पीड बताइए। तो एवरेज स्पीड की कैलकुलेशन कदरे ज़्यादा आसान है कि हम टोटल डिस्टेंस ले लेते हैं कि एक्स से वाई गया, फिर वाई से जेड आया, मैं टोटल 2 + 1.6 करके टोटल डिस्टेंस लेता, टोटल टाइम ले लेता। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में एवरेज वेलोसिटी के बारे में पूछा जा रहा है, और आपने सीखा है, मैं हिंट बता रहा हूँ कि एवरेज वेलोसिटी की कैलकुलेशन के लिए हमें टोटल डिस्टेंस नहीं बल्कि टोटल डिस्प्लेसमेंट लेना होता है और टोटल टाइम टेकन लेना होता है। तो आपने चेक करना है कि x से z तक डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर 1 अगर आप सुने तो आपको इस डायग्राम का डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना भी आता है, और टोटल टाइम टेकन का की यहाँ पर क्वेश्चन में जो कन्फ्यूजन है वो रेस्ट वाली बात है कि शी देन टेक्स 10 मिनट, बल्कि यहाँ लिखा है कि इन 20 मिनट एट देन रेस्ट एट वाई फॉर 10 मिनट्स। तो अब आपने सोचना है कि यहाँ पर हमें जो टोटल टाइम शामिल करना है डिनोमिनेटर में, क्या उसमें ये रेस्ट वाला टाइम भी शामिल करना है या नहीं। तो उसके ज़रिए आप एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर पाएंगे, क्योंकि साइज़ अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं हो रही, सिर्फ साइज़ यानी मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का लेक्चर था जो कि वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के हवाले से था। सारी जो मिसकॉन्सेप्शंस हैं या जो कन्फ्यूजन्स बच्चों को रहती हैं छोटी छोटी, वो मैंने कवर की हैं। एवरेज स्पीड के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, कब हम हार्मोनिक मीन लगाते हैं एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने में, कभी हम अरिथमेटिक मीन लगाते हैं, वो हमारे सिलेबस में नहीं, वरना उसकी भी बड़ी शानदार प्रॉब्लम्स हैं सीखने के हवाले से। चूँकि वो हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैंने अपना सारा कंसर्न सिलेबस के ऊपर एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को समझाने पर रखा है। एक क्वेश्चन असाइनमेंट में आपको दिया है जो कि हमारे लर्निंग आउटकम्स के मुताबिक है। तो आज इसको यहीं पर कंक्लूड करता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अबाउट एक्सेलरेशन हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें मैं अभी थोड़ा सा आपको एक्सेलरेशन के बारे में इंटरेस्टिंग बात शेयर कर लेता हूं, ताकि आपके जहन में वो बात आ जाए, फिर हम शुरू करें तो आप सीख पाएँ। एक दो क्वेश्चंस मैं आपके जहन में इंसर्ट कर देता हूं कि अगर बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आए और मैं ये कैलकुलेट करना चाहूँ कि हर सेकंड में वेलोसिटी कितनी बढ़ रही है या कितनी कम हो रही है, तो उस वक्त कॉन्सेप्ट पेश होता है एक्सेलरेशन का। तो वेरी नेक्स्ट लेक्चर, अब तक जो दो हमने लेक्चर्स पढ़े हैं, एक डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के वाले से, दूसरा ये वाला वेलोसिटी और स्पीड के वाले से, जिसमें मैंने कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा स्पीड के बारे में और ज़्यादा वेलोसिटी के बारे में बताया, चूँकि लर्निंग आउटकम्स इस तरह हैं। इन दोनों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ रहा है एक्सेलरेशन का। मैं इसलिए इसकी ज़्यादा इस पर जोर दे रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा जो बच्चे गलती करते हैं सीखने में वो एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट है कि बच्चे ये समझते हैं कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, और मैं आपको बताऊंगा अगली क्लास में कि एक्सेलरेशन कभी वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कभी वेलोसिटी की तरफ नहीं होती। एक्सेलरेशन किस पैरामीटर पे डिपेंड करता है, किस तरफ एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है, एक्सेलरेशन हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है, ये सारी बातें नेक्स्ट लेक्चर में आ रही हैं। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में
हम अगले कॉन्सेप्ट वेलोसिटी के आगे एक्सेलरेशन के बारे में सीखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।